नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी जिसने 400 पार का नारा दिया था 240 के आसपास आके अटक गई। कांग्रेस थोड़ी सी इंप्रूव की, 100 के आसपास आ गई। ओरिजिनल पार्टीज ने भी कुछ इंप्रूवमेंट किया, लेकिन न तो एनडीए गठबंधन को अकेले किसी को बहुमत मिला, दोनों को मिला के किसी तरह बहुमत पाए हैं। अन्य इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत मिल पाए। लोग तरह तरह से अपने तरीके से चुनाव परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं, तरह तरह के कारण बता रहे हैं। दो अहम सवाल पैदा होते हैं। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले की तुलना में कम क्यों हुआ? दूसरी चीज, किसी एक पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं दिया? दोस्तों, कुछ लोग खास करके बीजेपी इसे अभूतपूर्व जीत बता रही है क्योंकि तीसरे टर्म में जीती है, तो एनडीए गठबंधन भी अपनी जीत मान रहा है क्योंकि उसने बीजेपी को रोक दिया 240 पर। वास्तव में सही क्या है? इन नतीजों के पीछे की सच्ची स्थिति क्या है? जनता के मन में क्या है? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस चीज पे चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। जो भी हम कंटेंट लेके आते हैं उसका उद्देश्य ही होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जनता के मन के बारे में कुछ पता चलेगा। मैं इसके पहले की चर्चा शुरू करूं, एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मेरा झुकाव नहीं है। कोई जीते कोई हारे उससे मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे आप नागरिक हैं, मैं भी एक नागरिक हूं और एक नागरिक के मानसिकता से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, मेरी सहमति किसी की तरफ नहीं है, मेरी सहमति केवल जनता की तरफ है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आपसे 4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारे लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 2 लिंक मिलेंगे वहां पर, एक फ्री वेबिनार का और एक सजेशन का फ्री वेबिनार का। 8 सब्जेक्ट पे वेबिनार ऑलरेडी प्लान है। अगर उसमें से कोई विषय आपको पसंद है, आप उसके लिए अपने को रजिस्टर करा लीजिए, हम आपको इनवाइट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई नया सब्जेक्ट चुनना, तो सजेशन में सजेशन दे दीजिए और भी सुझाव आप दे दीजिए उसमें। उसके अनुसार हम वेबिनार प्लान करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी बात, अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रुचि है और डिस्कशन में आप भाग लेना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारी नॉलेज कम्युनिटी ज्वाइन करिए जिसका नाम है प्रयास विचार मंच। उसका लिंक उपलब्ध है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा, डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और आपको इनवाइट किया जाएगा ताकि हम लोग इस विषय पर सार्थक चर्चा कर सकें। तीसरी चीज, मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारा आचरण ठीक नहीं होगा, और जब तक हमारा आचरण ठीक नहीं होगा हम सफलता नहीं पा सकते, हमारी पर्सनालिटी बेहतर नहीं बन सकती। इस उद्देश्य से मैं एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन करता हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स।
इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका एक लिंक उपलब्ध है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, आप उसको क्लिक करिए, बेसिक स्कीम को समझिए और इन मॉड्यूल को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट भी जाइए, सारे डिटेल्स हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको करना है या नहीं करना है। और अंतिम बात जो सबसे जरूरी है कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरी पूरी इंटरप्राइज है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हानि न लाभ। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी मदद करें। मैं आपसे पैसा रुपया नहीं मांग रहा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास 1 घंटे 1.5 घंटे का समय खाली है अपने काम करने के बाद, तो वो समय हमको आप दान कर दीजिए और घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही हमारे इन प्रोग्राम का संचालन आप कर सकते हो, व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में या एक्सपर्ट के रूप में सेवाएं भी दे सकते हैं। इसका भी लिंक उपलब्ध है एक्टिविटी पार्टनरशिप का, आप क्लिक करिए, चीजों को समझिए और अगर आपको लगता है कि हमारी मदद आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। दोस्तों आइए अब हम लोग मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं कि आफ्टर ऑल विगत लोकसभा चुनाव में जनता ने किसी एक पार्टी को क्यों नहीं बहुमत दिया, क्यों दोनों पक्षों को अलायंस बनाना पड़ा। दोस्तों मेरा मानना है कि अलायंस का मतलब है समझौता, अलायंस का मतलब है कंप्रोमाइज, अलायंस का मतलब है जोड़ तोड़। कोई भी अलायंस स्पष्ट विचारधारा पर नहीं चल सकता क्योंकि हर पार्टी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जब एक साथ मिलेगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही हो पाएगा। तो जनता ने ऐसा क्यों किया। दूसरी चीज ऐसा कि हमने बोला कि जनता ने कम वोट क्यों दिया। सचिन तेंदुलकर को लगाया गया था मोटिवेट करने के लिए, आए दिन मोबाइल में बोलते थे वोट करो वोट करो। अन्य लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अठारह लोग उनसे क्यों नहीं प्रभावित हुए। क्या कारण है कि इतने आधे लोग वोट देते हैं आज की डेट में, जो पात्र वोटर है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं उनको छोड़ दीजिए आप, जो है उसमें से आधे लोग वोट देते हैं, लगभग आधा या 60% 58% लोग ही है। मेरी समझ से इसका बेसिक कारण यह है कि जनता पूरी तरह त्रस्त है, उसके सामने विकल्पहीनता का स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा क्यों। अगर हम अपने आसपास देखें तो पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, इसका कोई भी अपवाद नहीं, जनता को एक नागरिक के रूप में नहीं देखता है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है, एक परिवार के रूप में नहीं देखता है, एक आर्थिक इकाई के रूप में नहीं देखता है। वो उसको हिंदू मुसलमान, ठाकुर क्षत्रिय, ब्राह्मण, अनुसूचित जात जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के रूप में देखता है। उसका चश्मा जो है दृष्टि दोष से भ्रमित है। पहला तो प्रॉब्लम यह है। तो हम उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। उनको हमारे व्यक्तिगत समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी पार्टीज करनी है। और मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी में अपवाद नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे चारों तरफ भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। एक आप नई इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो इतने जगह दौड़ने पड़ेंगे, आपके जूते खिंच जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इतना आपको दौड़ाया जाएगा। तथाकथित सिंगल विंडो सिस्टम एक्सेट्रा सब अखबार में दिखता है। प्रैक्टिकल पे जाओगे तो सब पता चल जाएगा कि कहां तक सिंगल विंडो काम कर रहा है, कहां तक नहीं कर रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि कोई भी परीक्षा आज हो रही है, उसका पेपर जरूर लीक हो रहा है। रिसेंट एग्जाम नीट का है, बच्चे साल भर तैयारी करें भविष्य के लिए और लास्ट में पर्चा लीक हो जाए, परीक्षा स्थगित, फिर साल भर बाद होगी, फिर तैयारी करें। भ्रष्टाचार का ये नतीजा है। सबको खरीद रहे हैं कोचिंग वाले। तीसरी चीज ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार है।
ना हमको सोचने को बातें करती है, ना क्रिएटिव बनाती है, ना क्वेश्चनिंग माइंड हम पैदा करती है, जिज्ञासु नहीं बनाती है हमको। क्वेश्चन पूछेंगे तो डांट करके टीचर बैठा देगा कि सिलेबस कंप्लीट करूंगी, तुम्हारा सवाल का जवाब। प्राइवेट में जाइए, अगर पढ़ने के लिए इतना फीस है कि आप भर ही नहीं सकते, 90% लोग भर ही नहीं सकते 95%। नतीजा यह है कि ऐसे बेकार लोग पढ़ के निकल रहे हैं, वो नौकरी देने लायक नहीं है और नौकरी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और बेरोजगारी के नाम पर आरक्षण वाला झुंझुना चलाया जा रहा है, कोई जातिगत जनगणना कराना चाहता है। आफ्टर क्या मोटिव है आपका? एक बार आप जान जाओगे कि इस जाति का इतना जनसंख्या है तो उसी जनसंख्या के अनुपात में आप आरक्षण मांगोगे। सवाल यह है कि जितनी नौकरियां देश में है उसमें 5% 4% क्यों सरकारी नौकरी है, उसका बंदरबाट के लिए ये सारा कहानी चल रही है, सारा ड्रामेबाजी हो रही है। 95% जो नौकरियां प्राइवेट है उसके लिए क्या आपका प्लान है? उसके लिए कैसे लोग कैपिटल बनाओगे आप? उसके लिए क्या विजन है? ये विजन किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो। आप तरह तरह की गारंटी दे रहे हो जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगली बात यह है कि हर चीज का निजीकरण कर रहे हैं आप। इवन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे छपवा रहे हो, बंटवा रहे हो। हेल्थ को ले लीजिए, सरकारी अस्पताल में जाइए तो भगवान मालिक है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। प्राइवेट में जाइए तो आपका घर द्वार सब बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगी, आप भिखमंगे हो जाओगे। आर्थिक विषमता इस कदर फैल चुकी है कि 50% जो नीचे की पॉपुलेशन है उसके पास 4% भी प्रॉपर्टी और वेल्थ नहीं है, धन संपत्ति नहीं है। 75% आप ले लें पॉपुलेशन का तो हार्डली 10% भी शायद नहीं है। और यही 75% 50% लोग भीड़ लगा के वोट भी देने जाते हैं और ऐसी सरकार चुनते हैं जो इनके लिए कुछ भी नहीं करती है, शून्य करती है, रेवड़िया बांट करके इनको खुश रखती है और ऐसा कभी नहीं होने देती है कि अपने पैरों पर खड़े हो, खुद अपना इनकम बढ़ा पाए और रेवड़ियों पर आश्रित न रहे। कानून व्यवस्था की हाल यह है कि ना बाहर सुरक्षित है ना घर के अंदर सुरक्षित है। न्याय व्यवस्था ऐसी है कि मुकदमा आप करोगे और फैसला शायद पोता भी ना सुन पाए, उसका पैसा खराब होगा वाला। अगली चीज जो है, गांवों को शहर खाते जा रहे हैं जो कि खुद ही जहरीले हैं, नर्क जैसे शहर है। मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी, मंत्रालय में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। हमको ऑफर मिला कि आपको एडवाइजर बना दिया जाए, यही पर प्रमोशन दे करके। हमने कहा हमको काले कुत्ते ने नहीं काटा है कि दिल्ली जैसे फालतू शहर में रहूं मैं, जहाँ इतना पोल्यूशन है, इतना कंजेशन है, इतना ट्रैफिक है। हमने बोला हमको गोरखपुर ट्रांसफर कर दिए, छोटा शहर में मैनेज कर लूंगा, दिल्ली हमारे लिए नहीं है। लेकिन दिल्ली के लिए लोग मरे जाते हैं, शहर नारकीय हो चुके हैं, रहने लायक नहीं है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मैं अवध विहार योजना में रहता हूं लखनऊ में। जितना जमीन एक्वायर किया है आवास विकास ने उसका 10% पे उसने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, 90% खाली छोड़ रखा है पिछले 6-7 साल 8 साल से। जो कूड़ा घर बन चुका है, झाड़ घाट प्लास्टिक भरे पड़े हैं। और जो कंस्ट्रक्शन उसने किया उसमें भी 1/3 अभी भी खाली पड़े हैं, फ्लैट कोई लेने वाला नहीं है। आपने ये जमीन क्यों एक्वायर की? किसानों को बेघर क्यों किया? अगर आपको जरूरत नहीं थी, लोग नहीं मांग रहे थे, किसने पूछ के आपने डेवलप किया इस कॉलोनी को? दूसरी चीज, गोरखपुर का उदाहरण दे रहा हूं। मैं राप्ती नगर में रहता था, उसको छोड़ के हमको लखनऊ से आना पड़ा कि हमने प्लाट पे बनवाया हुआ था, इधर कूड़ा उधर कूड़ा, इधर खाली प्लाट उधर खाली प्लाट। और राप्ती नगर आधा खाली पड़ा हुआ अभी भी झाड़ झंखाड़ है। लेकिन नया गोरखपुर बनाएंगे ये मानीराम के आगे जाके। क्यों भाई? किसने आपसे मांगा था वो गोरखपुर? आप अपनी मर्जी से बना रहे हो। मैं किसी आवास विकास से अधिकारी से मिलने गया, आज 3-4 साल पहले की बात है। उसने बोला कि राय साहब, यूपी में 90,000 मकान खाली पड़े हुए, कोई लेने वाला नहीं है। आपका ये मकान क्यों बनाया? किसने बनाया? किस पर्पज से बनाया गया जब किसी ने मांगा नहीं आपसे? केवल एक कारण है, भ्रष्टाचार। पैसा कमा के अलग हो जाओ, मकान बिके न बिके, जमीन पे कोई ले न ले, खाली पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने गोरखपुर में मकान के लिए प्लाट लिया तो उस समय करीब 150-200 प्लाट खाली थे। सचिव ने कहा जो आप हाथ रखिए आपको दे देते हैं। हाल ये है
तो सरकार अननेसेसरली किसानों की उपजाऊ जमीन हड़पती चली जा रही है शहरीकरण के नाम पे, और उन शहर को पूरी की पूरी नरक बना रही है। स्मार्ट सिटी कागज पर है, आप जमीन पे जाइए तो आपको पता चल जाएगा स्मार्ट सिटी का है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। और गांव की बात करें तो गांव असमसान हो चुके हैं, नौकरी पैसा है नहीं, कोई वहां जॉब नहीं है, सब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं बाहर, बच्चे गायब हो गए, अडल्ट सब बाहर काम कर रहे हैं, बुढ़े बच गए, औरतें बच गई, छोटे बच्चे बच गए, जीवन ही खत्म हो गया वहां का। तो ऐसी सिचुएशन में आप किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? ये सारी समस्याएं आम आदमी झेल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबके सामने बराबर की प्रॉब्लम है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, और ज्यादातर लोग गरीब हैं उसमें से। नौकरियां कम होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेशन हो रहा है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं भर रही, भर भी देगी तो 5% ज्यादा दे पाएंगे। ऐसे में आप उम्मीद करते हो कि लोग आके वोट डालेंगे, उत्साह दिखाएंगे, तो ये मूर्खता है। तो मेरा ये मानना है कि आगे और भी वोटिंग कम होगी, और भी नोटा दबाएंगे लोग। अगर सरकार ने इन चीजों पर विचार नहीं किया, अपने में सुधार नहीं किया, तो शायद स्थिति और भी खराब होने जा रही है। अब सवाल है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? मेरा उद्देश्य है कि आप सरकार पर निर्भर मत रहिए, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, जो करना है आपको करना है। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि एजुकेशन सिस्टम कब सुधरेगा और कब अच्छी तरह काम करेगा। आपके सामने केवल एक विकल्प है, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाइए, अपने को स्ट्रांग बनाइए, समझदार बनाइए, अपने नेचर की कमियों को समझिए, उनको दूर करिए, और अपने को इतना मजबूत बना लीजिए कि अपने बल पे आप कुछ कर पाए, अपना जीवन चला पाए, नौकरी पा सकें या उद्यम कर सकें, और सिस्टम से लड़ के कर सकें। तो जब तक आपके अंदर वो लोहा नहीं आएगा, वो ताकत नहीं आएगी, अंदरूनी ताकत जिसको बोलते हैं, जब तक आपका व्यक्तित्व स्व उत्प्रेरित, स्व संचालित, वो स्व नियंत्रित नहीं बनेगा, यानी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं बनेगा, आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जैसा हमने बताया आपको सारे सिस्टम से लड़ते हुए अपने जीवन को जीना है और सफलता हासिल करनी है। मैं आपकी इस मदद कर रहा हूं, इसलिए मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एरिया चुना है, और तरह तरह तरीके से मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन लोगों का जिनको बुरा लगा हो इस वीडियो को देख के, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं कि अच्छे मनसा से कर रहा हूं, मेरा मंतव्य सही है, मैं सुधार चाहता हूं। और सरकार से निवेदन करूंगा, जो भी सरकार हो, कि इन पर ध्यान दे, ताकि पब्लिक को लगे कि हमारी सरकार है, हमारे लिए काम कर रही है, और लोग चढ़ बढ़ के वोट देंगे। किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने से वोट नहीं मिलने वाला है, जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं करोगे। ये कहा जा रहा है जगह जगह पे कि बीजेपी के कुछ एमपी इसलिए हार गए कि उन्होंने किसी कुछ काम ही नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, केवल मोदी जी के नाम में जीतना चाहते थे। तो ऐसा कब तक आप कर पाओगे? आपको काम करना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी विकास नीति को री एग्जामिन करना पड़ेगा, जो आज गरीबी अमीरी की खाई को बढ़ा रही है, इंक्लूसिव नहीं है, समेकित नहीं है, सबका हाथ सबका विकास, सबका हाथ सबका साथ जो नारा है, उसको जमीन पे उतारने की जरूरत है। कागज से जमीन पे लाएंगे तभी लोग वोट देंगे। तो दोस्तों, मेरी समझ से यही मौलिक कारण है जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो सरकार से या पॉलिटिकल सिस्टम से या पॉलिटिकल पार्टी से पूरी तरह निराश है, और निराशा बस वो वोट नहीं दे रहा, जा रहा है तो नोटा दबा रहा है, या इसी वजह से जो एग्जिट सर्वे आया वो गलत आया, क्योंकि लोगों ने उल्टा पुल्टा जवाब दिया, गुस्से में थे, कहते ठीक हमने किया, वो किया, आप गेस करो मैंने क्या किया। तो जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे, अपने को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, सरकार भी नहीं सुधरेगी। आप नोटा दबाइए ना, 90% लोग नोटा दबा दें, सरकार समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने, और आप जो चाहे वो कर सकें, वहां सफलता हासिल कर सकें। और एक बात और कहूंगा कि अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिए, एक नियमित जीवन जीजिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, फास्ट फूड से दूर रहिए, योगा मेडिटेशन सब कुछ करिए,
और अपने को मजबूत करिए मानसिक रूप से और भौतिक रूप से। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।